नमस्कार। आपका बात 25वीं में स्वागत है। और आज हम दो तीन विषय जो आपस में गड्ढमड माने ही जा सकते हैं उन पे कर लेते हैं कि खादी उद्योग जो है उसकी आज की क्या परिस्थिति है, पिछले 8-10 सालों में उसमें क्या परिवर्तन आया है। जब से जो परिवर्तन हुआ है, या कि यूँ समझ लीजिए कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, फिर एफएमसीजी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है उनका जो बाज़ार है, उसकी जो बड़ी कंपनियां हैं, 10 बड़ी कंपनियां हैं, तो उनमें से 5 बड़ी कंपनियों की हम बात कर लेते हैं। और फिर उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के साथ में इंटरनेट की भी बात कर लेते हैं। तो भाई चारों तरफ जो ज्ञान वर्षा हो रही है, हमारे जितने भी देश के विद्वान हैं वो जो बता रहे हैं कि देश की बड़ी बुरी हालत है। अब देश जो है वो, पहले तो कहा करते थे कि बांग्लादेश ने ये तरक्की कर ली, वो तरक्की कर ली, और उससे पहले कहते कहते कि भाई ये लंका ने इतनी तरक्की कर ली, ये कर ली, वो कर ली। अब देखिए हमारे यहाँ तो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो सब कुछ बंटा धार हो रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? देखिए बहुत सारे लोग, जो विद्वान लोग हैं, वो लफाजी करने में और बातें गढ़ने में, कहानियाँ सुनाने में और वीतराग की कहानियाँ सुनाने में, लोगों को भयभीत करने में उन्हें महारत हासिल है। तो इसलिए वो पिछले 8-10 साल से लगातार देश के बर्बाद होने, देश के टूटने, देश के बिखरने, देश में एम्प्लॉयमेंट की बड़ी सिचुएशन है, उनकी बड़ी चिंता है एम्प्लॉयमेंट की। अब एम्प्लॉयमेंट, उद्यम और उद्यमियों के बारे में जो सबसे अधिक आजकल ज्ञान वर्षा कर रहे हैं वो वामपंथी लोग हैं। जब पहले राम मंदिर का जो भी शुरू हुआ था, उसमें भी जो सबसे अधिक मुखर थे वो वामपंथी लोग थे। उन्होंने ही बहुत सारे लोगों को उकसाया। अब आज फिर कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं काशी में, तो फिर वामपंथी सभी विद्वान मुखर हो चुके हैं, जैसे कि वो हमेशा मुखर रहते हैं। और उनका भाव और उनका संवाद और उनकी दृष्टि, उनका वो जाना पहचाना उससे लेके तैयार हैं कि देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि बर्बाद हो गया। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनके सामने, जिनके कृत्यों से, जिनके कर्मों से, जिनकी नीतियों से, जिनकी विचारधारा से बंगाल की क्या हालत हो गई है, ये आप देख लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी विचित्र बात इसमें ये है कि हिंसा का सहारा लेने वाले, वर्ग संघर्ष को सही ठहराने वाले, निरंतर वर्ग संघर्ष की वकालत करने वाले, सड़कों की लड़ाइयों का उद्घोष करने वाले, सड़कों पे आग लगाने का आह्वान करने वाले, सड़कों पे खून बहाने का आह्वान करने वाले, ये कहने वाले कि प्रजातंत्र में अब कुछ नहीं रखा है, सब कुछ सड़क की लड़ाइयों से तय होगा। ये वामपंथी लोग बंगाल का क्या कर चुके हैं, इसमें कुछ अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो जो वहाँ का समाज और वहाँ का जो राज्य है किस तरह से हिंसा में ग्रस्त है, उसकी नींव इन्हीं लोगों ने तो रखी है, इन्हीं विद्वानों ने तो रखी है। ये उद्यमियों की बात करने लगे हैं, इनको यकायक उद्यमी बड़े प्यारे हो गए। भाई कभी आदित्य बिरला को इन्होंने सड़क पे कपड़े उतार के दौड़ाया था, और ये आज उद्यमियों की बहबूदी की, उनकी बेहतरी की बात करने लगे हैं। और एम्प्लॉयमेंट, अरे भाई सबसे अधिक उद्योग आपने बंद करवाए, सबसे जगह हड़तालें आपने करवाई। और हम तो महाशय विद्वानों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं तो बंगाल में आप लोगों के राज के दौरान किस तरह से चुनावों के दौरान बम फोड़े जा रहे थे, पटाखे छोड़े जा रहे थे और मास रिगिंग हो रही थी, उसका एक छोटा मोटा दर्शक रहा हूँ, पास से भी देखता रहा हूँ कई बार इलेक्शन में, जैसे कि बहुत सारे मेरे से अधिक लोगों ने देखा होगा।
और बहुत सारे लोगों को तो मिलिटेंट यूनियन का ABCD मालूम नहीं है। उन्होंने वामपंथी कथाएं कविताएं पढ़ी हैं, भाषण सुने हैं, पढ़े हैं सेमिनार में। कितने विभीषण और कितने भयानक इनकी जो यूनियन है, कितनी हिंसक उनकी यूनियन है, जिनका उनको सीधा सीधा अनुभव है, जैसे मुझे अनुभव है, तो उनसे बात करें। जो हम पंथ का नारा लगाने वाले लोग सेमिनारों में कच्चे कहानियाँ पढ़ने वाले लोगों को मालूम ही नहीं है कि किस तरह के पार्श्विक विचारों और कार्य पद्धति के परिचालक हैं ये लोग। तो खैर, हमने तो इसीलिए इनकी थोड़ी सी मीमांसा की, क्योंकि आजकल ये फिर मुखर होकर के झंडा लेके दौड़ पड़े। खैर, स्वतंत्र देश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो वर्ग संघर्ष की और प्रोलिटेरिएट की डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, यहाँ की तानाशाही की, वो संविधान की बड़ी दुहाई देते रहते हैं। जैसे कि इनको संविधान में बड़ा विश्वास है। भाई, सड़कों पे जब आग लगाने के नारे आप लगा रहे हो, सड़कों पे लड़ाइयों का आह्वान आप कर रहे हो, तो और फिर आप प्रोलिटेरिएट की या कि गरीब गुरबा की तानाशाही की बातें आप कर रहे हो, आह्वान उसका कर रहे हो, उसको याद दिला रहे हो, तो भाई आपको क्या मतलब है संविधान से? ये इतना बड़ा आडंबर है, इतना बड़ा झूठ है कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि ये सब विद्वान लोग इस तरह की लफ्फाजी करके निकल जाते हैं, और इनके जो धुर विरोधी हैं वो भी इनकी जो लफ्फाजी है उसको पकड़ नहीं पाते और चुप हो जाते हैं। तो हमारे देश की कमज़ोरी है, समाज की कमज़ोरी है, धीरे धीरे ठीक होगी तो इनको उत्तर मिलेगा। तो कुल मिला के बात तो ये है साहब, खादी ग्रामोद्योग जो है, इसका जो संस्था है, उसका सेल्स जो है 1,15,000 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है, और पिछले 8-10 सालों में उसके अंदर करीब 200% से अधिक बढ़ोतरी हो गई है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी भी 10 साल में, किसी भी 8 साल में दुगना नहीं हुआ, जबकि हो जाना चाहिए था। तो ये 1,00,000 करोड़ से अधिक अगर खादी उद्योग मंडल के व्यापार बढ़ चुका है, जो कि 5 जो सबसे बड़ी 5 FMG कंपनियां हैं, जो सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो देश की बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें अधिकतर जो है वो मल्टीनेशनल हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसकी रेवेन्यू थी करीब 46,000 करोड़ रुपए, ITC 45,500 करोड़ रुपए, नेस्ले 13,300 करोड़ रुपए, डाबर 7,200 करोड़ रुपए, गोदरेज कंज्यूमर 6,250 करोड़ रुपए। यानी कि जो FMCG, जो कि प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, उसकी FMCG की जो 5 बड़ी कंपनियां हैं उनके बराबर में, यानी कि जो सबसे बड़ी कंपनी है इसमें हिंदुस्तान लीवर और ITC दोनों करीब 45,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है। और 3 को और मिला लें, नेस्ले इंडिया, डाबर इंडिया और गोदरेज कंज्यूमर, तो उनको मिला करते हैं तो 1,15,000 रुपए की रेवेन्यू आती है। तो आप ये देखिए कि एक जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, उसका जो टर्नओवर है, जिसकी जो सेल है, वो 1,15,000 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है, जो कि पिछले से 20% का पिछले साल से परिवर्तन हुआ है। तो इसमें निश्चय ही ये जो कह रहे हैं कि आजकल जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, एक तो हिंदुस्तान में विशेष परिस्थिति है कि हर साल हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो जाते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें हम आज बातचीत नहीं करेंगे। तो भाई, ये जो खादी ग्रामोद्योग में
जो सेल्स बढ़ रही है, इसमें कितने हज़ारों लाखों परिवार इसके सहारे उनका काम चल रहा है, उनके बनाए हुए सामान बिक रहे हैं। 15-16 हज़ार से अधिक जो जो दुकानें हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो उसमें कम से कम अगर 5 भी हों तो 1 लाख लोगों को तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और पता नहीं कितने अधिक लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। तो यहाँ कोई कमी नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही है, ये एक विचित्र, ये सारे के सारे अप्रॉक्सीमेट असेसमेंट हैं, कोई फैक्चुअल असेसमेंट नहीं है। इस पे अलग से एक बातचीत करनी आवश्यक है कि ये सारा अप्रॉक्सीमेशन है जो कि गणनाओं और स्टैटिस्टिक्स पे आधारित है, और जिसमें कोई सही बेस नहीं है। भाई आज अब फिर इसके बाद में यहाँ चले जाएं तो इंटरनेट की क्या कंडीशन हो चुकी है। अब इंटरनेट की कंडीशन हम तीनों चीज़ों को जोड़ सकते हैं, तो यानी कि करीब 80 करोड़ के आसपास में भारत में इंटरनेट के यूज़र हो चुके हैं, और वो 17 से अब तक करीब 27-28% बढ़ चुके हैं। और ये जो इंटरनेट है, इसने पढ़ाई लिखाई के तरीके, कम्युनिकेशन के तरीके, बातचीत के तरीके और चीज़ों को समझने समझाने के तरीके को अमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। तो इसमें भी कहीं कमी नहीं पड़ रही। तो फिर लेकिन हमारे विद्वान लोग लगातार करते रहते हैं कि कहीं भी इलेक्शन हो, अभी यूपी में इलेक्शन था, जितने भी विद्वान लोग थे वो यही कह रहे थे कि भाई महंगाई बहुत है। तो महंगाई की तो चलिए बात मान लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा ही ये टेलीस्कोपिक और कोरिलेटेड इशू है। और कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि हर 10 वर्ष में महंगाई कम कब हुई सब्सटेंशियल रूप में। कहीं हम मान सकते हैं कि पिछले 10 साल में 30% महंगाई कम हो गई, कहीं दुनिया में नहीं हुई। तो ये जो भ्रांतियाँ कई तरह की फैलाई जाती हैं, जिसके अंदर देश के बड़े बड़े विद्वान शामिल हैं, वो अपना योगदान 24 घंटे देते रहते हैं, तो उनको देखने समझने की, हमें समझने की ज़रूरत है कि ये पॉलिटिकली डिवाइस जो स्टेटमेंट है, इनको बताने का मतलब क्या है। और इसका मतलब ये है, आप देखिए कि 15 और 16 के अंदर जो है ना, भारत की जीडीपी में करीब इंटरनेट का जो कंट्रीब्यूशन था वो करीब 6% था, और ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा, और 2020 के आसपास में ये करीब 16% हो चुका है। और ये पिछले 30 साल में ये जो इंटरनेट जो आया है, इसने पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। चाहे काम करने के तरीके हों, चाहे बातचीत करने के तरीके हों, या सूचनाओं के आदान प्रदान के तरीके हों, कम्युनिकेशन के तरीके हों, इलेक्शन का प्रचार हो, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज हों, पढ़ने पढ़ाने की बात हो, इन सभी चीज़ों में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। तो कुल मिला के हमने देखा, और ये इस परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि भाई हमारे देश के जो प्रखर, तथाकथित प्रखर और सबसे मुखर विद्वान हैं, उनके हिसाब से भाई ये तीनों संख्याओं में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो इसका मतलब रोज़गार भी बढ़ रहा है, इसका मतलब सेवाएं भी बढ़ रही हैं। FMCG का सामान भी बढ़ रहा है, उसकी सेल भी बढ़ रही है, इसका मतलब उसके अंदर जो लोग हैं वो भी बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ ही रहे हैं, कम तो हो नहीं रहे होंगे। और वो सामान की सेल्स भी बढ़ रही है, यानी कि खरीद करने वाले बढ़ रहे हैं। अब FMCG की जो सेल है वो आप देखिए कि उसका जो अनुपात है वो बड़े शहरों का 55% है, तो लेकिन उसके अन्य जो शहर हैं उसमें उनका भी 45% है। यानी कि ये जो भारत और इंडिया की बात होती रहती है, ये करीब करीब बराबर आ रहा है। अब देखिए बड़े शहरों में कंसंट्रेशन इकोनॉमिक पावर का बहुत सारे कारणों से होता है, वहाँ सुविधाएं अधिक होती हैं, तो निश्चय ही वहाँ कंजम्पशन अधिक होगा, कंसंट्रेटेड कंजम्पशन अधिक होगा, वहाँ जो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होगी, गांव में थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन ये बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब
तो फिर ये जो महंगाई तो बढ़ रही है, देखिए महंगाई बढ़ने के और अलग काम है, कोई 10 साल के अंदर हमें बता दे कि दुनिया में कहाँ महंगाई कम हुई है। भाई पिछले 1910 से लेकर के 1920 में दुनिया के कौन से क्षेत्र में महंगाई कम हुई, और यह हिंदुस्तान के उसमें जब कोई डेटा ही फैक्चुअल डेटाबेस पे आधारित नहीं है, अप्रोक्सीमेशन पे आधारित है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमजोरियां छुपाई जा सकती हैं। भाई आज अधिकतर लोगों के पास जब 80 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन पहुंच गया है, तो इसका मतलब उनका आइडेंटिटी तो है ना। तो उन्हीं से पता कर लें कि भाई आधार कार्ड में बता दिया जाए कि आधार कार्ड में एक और कॉलम हो जाए कि भाई आप काम क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं, या कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके आधार कार्ड जो है वो रखते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि साल 6 महीने में बदलते जा रहे हैं, और इस पे लोगों को कोई इंसेंटिव दिया जाए कि भाई जब आप काम कर रहे हो, जब आप काम बदल रहे हो, आप नौकरी से व्यापार में चले गए या व्यापार से आप नौकरी में आ गए, या कि आपने पढ़ाई करते करते पढ़ाई समाप्त करके कोई कार्य नौकरी आरंभ कर दी पार्ट टाइम या कि फुल टाइम, तो उसकी गणना आधार कार्ड में हो जाए, तब वहाँ से पता लगेगा। ये जो अप्रॉक्सीमेशन है जिसमें अपनी विशेषता अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार संख्याओं को इधर से उधर गड्ढ-मड्ढ कर दिया जाता है, वो समाप्त होना चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास में सोर्स है, हमारे पास में इतने सारे 80 करोड़ लोगों का तो पता लग जाए। जब 80 करोड़ लोगों का पता लग जाएगा तो बाकी सारी जनता का तो पता लग ही गया ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन ख़त्म होना चाहिए। तो हमने बातचीत की खादी की, मोदी की, एफएमसीजी की और इंटरनेट की। तो हमें आशा है कि आपको ये छोटी सी बातचीत इन विषय के बारे में पसंद आई होगी। तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ कार्यक्रम को साझा करें, बात 25 को लाइक करें, और हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।